हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आई थिंक आप डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं और डेफिनेटली आप इस क्रम की सीरीज से आप नई चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आपको नई नई इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो फर्स्टली लेट मी क्लियर दैट कि इस प्रकार मैं डिस्कस करके चला जाता हूँ वो बेटर फॉर्म आपको लगता है, या फिर एज यूजुअल पहले जो मैं करता था बोर्ड पर एक प्रकार से लिखकर चीजों को मैं प्रोवाइड करता था, वो एक बेटर टास्क था। प्लीज ट्राई टू कमेंट इट एंड आई डेफिनेटली डू वॉट एवर यू से मी। तो आप या तो इसी से संतुष्ट हैं तो फिर यही चलेगा, नहीं फिर यदि आप चाहें कि बोर्ड पर आप करवा दीजिए, बोर्ड पर डेफिनेटली हम अच्छे से कर पाते हैं, तो बोर्ड पर भी हम सारा का सारा जो टॉपिक्स है नोट डाउन करके हम वहां पर भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आज के इस लेक्चर में मेनली छोटा सा लेक्चर होने वाला है, जहां पर मेनली ईरानियन और मैसेडोनियन, मेनली जो ग्रीक से आए लोग थे, ग्रीक से आए इन्वेडर्स थे, ईरान से आए इन्वेडर्स थे, उनके बारे में। जो इन्वेडर्स मेनली 6th सेंचुरी यानी लास्ट 6th सेंचुरी में आए थे, लास्ट डिकेड्स ऑफ 6th सेंचुरी में जो ईरान से इन्वेडर आए, या जो 4th सेंचुरी में मैसेडोनिया या ग्रीक से इन्वेडर्स आते हैं, मेनली अलेक्जेंडर आता है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर आज का होने वाला है। किसी प्रकार की कोई डाउट, क्वेरी, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी हर एक डाउट का, हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूं, और मैं डेफिनेटली दूंगा। आपके हर एक प्रश्न का आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज की इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो जब बात करते हैं मेनली इन्वेजन की, तो दैट वाज द टाइम जब हमने डिस्कस करा कि नए नए जो जनपद थे वो इमर्ज हो रहे थे। मौर्य महाजनपद था, वो इमर्ज हुआ। उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे जो जनपद थे वो इमर्ज हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। उसी क्रम में तक्षशिला एक जनपद था। तक्षशिला मेनली जो गांधार वाला इलाका है, वो गांधार वाला तक्षशिला वाला जो एरिया है वो भी एक जनपद था। उस मेनली जनपद के सराउंडिंग्स जो एरिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टाइल एरिया था। बहुत ही रिसोर्स की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया वो माना जाता था, क्योंकि वहां पर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, ये सारी की झेलम, ये सारी नदियां वहां पर थी। तो कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए एक प्रकार से वहां पर रूट्स अच्छे थे, मार्ग वहां पर अच्छा था। फर्टाइल सॉइल थी, एलुवियल सॉइल थी, मिट्टी अच्छी थी, तो वहां पर खेती के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी। तो जिसके चलते वहां पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन जाती है अट्रैक्शन के लिए, फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। जब हम देखते हैं तो जो ईरानियन एम्पायर है, अब जो पर्शियन एम्पायर है, वो सटा हुआ एम्पायर होता है लगभग भारतवर्ष या फिर तक्षशिला से लगभग कुछ ही दूर हमको देखने को मिलता है जो ईरानियन एम्पायर था, तक जो पर्शियन एम्पायर था, सटा हुआ एम्पायर था। तो फॉरेनर जब देखते हैं, जो पड़ोसी नेवर्स जो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है एक ट्रेड के लिए, या फिर रिसोर्सेस यहाँ पर अच्छे हैं, तो इसी क्रम में वहां के लोग यहाँ पर आते हैं। और लगभग 516 अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग अपनी मत देते हैं। और कोई बोलता है 516 बीसी का टाइम था, कोई बोलता है 518 बीसी का टाइम था। बट RS शर्मा का रेफरेंस लेकर हम अपनी जो जर्नी है वो पूरी कर रहे हैं। तो RS शर्मा के अनुसार 516 बीसी का वो टाइम पीरियड था जब पर्शियन एम्पायर का शासक दार्शियन करके एक शासक था, दार्शियन 1, वो इन्वेड करता है मेनली भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पर, जिसको हम सिंधु या पंजाब का जो प्रोविंस कहते हैं, उस प्रोविंस पर अटैक करता है और फाइनली वहां पर अपना जो शासन स्थापित कर देता है और अपनी वो राज्य बना लेता है। जब ईरानियन इंडिया में आते हैं तो वो अपने साथ एक यूनिक चीज लेके आते हैं जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं।
तो जब ईरानियन भारत में आए तो अपने साथ वो खरोष्टी स्क्रिप्ट लेकर आए। खरोष्टी स्क्रिप्ट वही स्क्रिप्ट है जो मौर्यन एम्पायर में मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में यूज करते हैं। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट भारत में मेनली ईरानियन लेकर आते हैं। इन सारी की सारी प्रोसेस में एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है लगभग 200 साल बाद, 516 में वो आ जाता है लगभग, फिर 326 बीसी के आसपास, फिर 200 साल बाद एक और फॉरेनर इन्वेडर आता है, ग्रीक से आता है, मैसेडोनिया से आता है, जिसको हम मेनली अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत में आता है तो वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से आता है, जहां पर मेनली ईरानियन रूलर रूल कर रहे होते हैं। उन रूलर्स को हराकर अलेक्जेंडर अपना वहां पर राज्य स्थापित कर देता है, और फिर वो सोचता है कि मुझे ईस्टवर्ड, फिर यानी कि इंडिया में पूरे के पूरे क्षेत्र में मुझे शासन करना चाहिए। जब वो वहां पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अटैक करता है, तो वहां पर एक राजा रूल कर रहा होता है, पोरस, पुरु जिसको हम बोल देते हैं। तो पुरु मेनली झेलम नदी के तट पर एक साम्राज्य था, वहां पर रूल कर रहा होता है। तो जब पुरु से अलेक्जेंडर द ग्रेट की लड़ाई होती है, बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। उस लड़ाई में, उस वॉर में अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड उसकी सेना ये मान लेती है कि इस क्षेत्र का जो एक प्रकार से साम्राज्य है वो सशक्त साम्राज्य है। यहाँ की सेना बहुत ही सशक्त सेना है, बहुत मजबूत सेना है। इससे आगे बढ़ना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर ने भले ही पोरस को हरा दिया हो, लेकिन बहुत तगड़ी हार के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा पाया, जिसमें फिर अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ मित्रता का बंधन बांधा, मित्रता करी। और फिर हमको धीरे धीरे देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो उसने मना कर दिया कि हम फर्दर इंडिया में किसी प्रकार का कोई वॉर नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर के सैनिक थे उनको अपने घर की याद या फिर घर जाने के लिए वो उतावले थे, या फिर कई बोलते थे कि यहाँ की सेना बहुत सशक्त है। और चूंकि उस टाइम पर नंद वंश का शासन था, धनानंद उस टाइम के रूलर थे, तो धनानंद एक इम्पोर्टेंट फिगर था उस टाइम की पॉलिटिक्स में। तो एक बहुत ही जटिल टास्क था धनानंद को हराना, क्योंकि उसके पास लाखों की संख्या में सेना थी। तो इट वाज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो इन सारी की सारी चीजों को देखते हुए फिर अलेक्जेंडर अपने घर वापस लौट जाता है। हालांकि कुछ टाइम वहां पर रहता है, तक्षशिला वाले एरिया में वहां पर रहता है, लेकिन फिर फर्दर कुछ टाइम बाद वहां पर फिर वो वापस लौट जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर के आने से हमको बहुत सारी न्यू चीजें देखने को मिलती हैं। वो अलेक्जेंडर जब भारत आता है तो उसके अलेक्जेंडर की रुचियों में एक रुचि ये थी कि वो जहां पर जाता था उसकी ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से एक प्रकार से इंफॉर्मेशन जुटाता था, उसकी जांच पड़ताल करता था। भारत आया तो भारत में भी उसने हिस्टोरिकल एक प्रकार से जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट थे उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, उसकी एक प्रकार से जांच पड़ताल करी। तो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन अलेक्जेंडर के जो टेक्स्ट थे उनसे हमको मिलती है। साथ ही साथ अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने उस टाइम की सोसाइटी का सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उन सारी की सारी बातों पर विशेष ध्यान दिया और हमको अच्छे से वो सोर्स मिल पाते हैं। साथ ही साथ उस टाइम पर स्लेवरी कैसी थी, दासत्व कैसा था और सती प्रथा कैसी थी, इन सारी की सारी बातों को वहां पर अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिस्कस करा। तो आज की इस लेक्चर में हम इसी बातों को समझने वाले थे। तो आई थिंक आपको मोटे मोटे तौर पर ये बातें समझ में आई होंगी। विशेष डेप्थ में ये चीजें डिस्कस नहीं करी गई आर एस शर्मा में, रामशरण शर्मा की जो बुक है। तो इतनी ही बातें थी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि और बेटर ढंग से लेक्चर को लेकर आए, अच्छी तरीके से लेक्चर को लेकर आए। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम खत्म करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी आज की इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दैट्स इट फॉर टुडे। तो लेट्स एंड दिस लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।